इस देश के अंदर ईसाइयों को, मुसलमानों को अपने धर्म के प्रचार की पूरी आज़ादी है। हिंदुओं को अपने धर्म के प्रचार की आज़ादी नहीं। हिंदू किसी विद्यालय में गीता नहीं पढ़ा सकता, रामायण नहीं पढ़ा सकता, मुसलमान कुरान पढ़ा सकता है, ईसाई बाइबल पढ़ा सकता है। 1971 के वार में इतनी बड़ी जिंदा गिरफ्तारी के बावजूद आपके 56 पायलट, सीनियर पायलट, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर्स पाकिस्तान की जेलों में सड़ करके मर गए। कोई छुड़वाने वाला नहीं है। यासीन मलिक जैसे लोगों ने चैनल के ऊपर बैठ करके कहा कि हाँ मैंने कत्ल किए हैं, हाँ मैंने गोलियां चलाई हैं, और क्यों मुझे वीआईपी बना करके पाकिस्तान भेजा जाता है, क्यों मुझे वीआईपी बना करके हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में बैठाया जाता है। पीएफआई ने अपना एक लिटरेचर जारी किया और लिटरेचर के अंदर उन्होंने एक निश्चित समय, निश्चित कालखंड के अंदर अंदर भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने का प्लान उन्होंने दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। चाहे राजस्थान के उदयपुर की घटना हो या फिर महाराष्ट्र के अमरावती की घटना हो, एनआईए की जांच के बाद अब जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं ने 40 कट्टरपंथियों को तैयार किया और उनसे कहा कि आप हिंदुस्तान में जाइए और कुछ करिए, और किस तरीके से 10,000 रुपये के लिए कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भूतपूर्व वायु सैनिक चौधरी राज सिंह माजरा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आप इस प्रकार के मुद्दों पर मेरी राय लेने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 10,000 रुपये में हत्या कर दी गई। विपिन जी, ये जो खुलासा हुआ है 10,000 रुपये में हत्या करने वाला, इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। और कहानी ये है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक लंबे समय से तुष्टीकरण इस कदर हावी रहा है, उस तुष्टीकरण के चलते तमाम लोगों को जो तुष्टीकरण में जिनको शामिल किया गया, उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने कभी दूसरे लोगों की भावनाओं को कुछ समझा नहीं। उदयपुर हो, अमरावती हो या पाकिस्तान में उग्रवादी तैयार करने का प्रकरण हो, ये सब उसी का रिजल्ट है। आज आप ये देखिए, उदयपुर के अंदर किस प्रकार की घटना होती है, अमरावती में किस प्रकार की घटना होती है, वेस्ट बंगाल में कावड़ियों के ऊपर सरेआम डंडा बज रहा है। कोई कहने वाला नहीं कि इन कावड़ियों की क्या खता है। ये कावड़िए अपनी भावनाओं का आदर करते हुए अपनी भावनाओं के अनुरूप जल लेकर के जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं और उनके ऊपर वीडियो जारी हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर सरेआम डंडा बज रहा है। केरल के अंदर इसी प्रकार की स्थिति है। ये तमाम चीज़ें उस तुष्टीकरण की नीति का रिजल्ट है। अब मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे हिंदुस्तान एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और ये परिवर्तन जिस दिन हो जाएगा, ये तुष्टीकरण की नीति का अंत जिस दिन हो जाएगा, ये समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। पूरी प्लानिंग होती रही, 40 कट्टरपंथी तैयार हो गए, राजस्थान सरकार को, प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। राजस्थान में चूँकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार पहले दिन से, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीतियों को जबरदस्त तरीके से समर्थन करती आई है। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। सरदार पटेल जब इस देश के गृह मंत्री थे, सरदार पटेल जी के समय में संसद के अंदर एक हिंदू विरोधी कानून आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो कानून लेकर के आए। इस देश के अंदर ईसाइयों को, मुसलमानों को अपने धर्म के प्रचार की पूरी आज़ादी है। हिंदुओं को अपने धर्म के प्रचार की आज़ादी नहीं। हिंदू किसी विद्यालय में गीता नहीं पढ़ा सकता, रामायण नहीं पढ़ा सकता, मुसलमान कुरान पढ़ा सकता है, ईसाई बाइबल पढ़ा सकता है। ये इस प्रकार का कानून जब सरदार पटेल के समक्ष आया, तो सरदार पटेल जी ने चेतावनी देते हुए ये कहा था नेहरू जी को कि यदि आपने ये कानून लोकसभा के अंदर आप लाए तो मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा, गृह मंत्रालय से भी इस्तीफा दे दूंगा, और मैं इस्तीफा देकर के पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर हो जाऊंगा। उस डर के मारे उनके जीते जी नहीं कर पाए थे नेहरू जी। उनके मरने के तत्काल बाद, आदरणीय पटेल जी के स्वर्गवास के तत्काल बाद, इस कानून को वो लोकसभा के अंदर लेके आए और ये कानून लागू कर दिया। तमाम उसी का नतीजा पूरी, चूँकि कांग्रेस ने इस देश को लंबे समय तक रूल किया है,
ये उसी समय का नतीजा है, उन तुष्टिकरण की नीतियों का नतीजा है कि आज, अब से पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं पहले भी आपसे इस बात की चर्चा कर चुका हूँ एक आध दो बार, आज भी वो चर्चा करना चाहूँगा कि मेरा चूँकि एयरफोर्स के अंदर मैंने सेवाएं दी हैं, मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी युद्ध कैदी को पाकिस्तान से जीवित और सबूत आते हुए देखा है। ये इस जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार की नीतियों का परिणाम है, इस सरकार की नीतियों का रिजल्ट है कि आज हिंदुस्तान के नेतृत्व ने पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि उनको अपनी संसद के अंदर खड़े होकर के ये कहना पड़ा कि हम आपके युद्ध कैदी उस वीर विंग कमांडर अभिनंदन को इतने समय रिहा कर देंगे, वरना आज से पहले कभी नहीं हुआ। 1971 के वार में इतनी बड़ी जिंदा गिरफ्तारी के बावजूद आपके 56 पायलट, सीनियर पायलट, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर्स पाकिस्तान की जेलों में सड़ करके मर गए, कोई छुड़वाने वाला नहीं मिला। तो इस प्रकार की नीतियों का परिपालन इस देश के अंदर होता रहा। भारत के अंदर ऐसे कौन से मुसलमान हैं जिनका अभी भी पाकिस्तान प्रेम समाप्त नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भारत के मुसलमानों में बड़ी तादाद अच्छे लोगों की है, ख़राब लोगों की बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन ख़राब लोग कुछ हैं ज़रूर, अपवाद कुछ हैं ज़रूर। उन जो अपवाद हैं उनके ऊपर बहुत मजबूत कार्रवाई होने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर से लगभग 5 लाख ब्राह्मण बेघर हुए, निकाल दिए गए। जब वो लोग इन ब्राह्मणों को निकाल रहे थे तो ऐसा नहीं कि उनका विरोध मुसलमानों ने नहीं किया, मुसलमानों ने भी उनका विरोध किया, लेकिन मुसलमानों ने उनके विरोध करने वाले मुसलमानों को भी उन्होंने दबा दिया। इसका मतलब मुसलमान भी ये चाहते थे कि वहाँ का ब्राह्मण बेघर ना हो, लेकिन जो खराब लोग थे वो प्रभावी थे, वो इतने प्रभावी थे, सरकार का उनको समर्थन था। यासीन मलिक जैसे लोगों ने चैनल के ऊपर बैठ करके कहा कि हाँ मैंने कत्ल किए हैं, हाँ मैंने गोलियां चलाई हैं, और क्यों मुझे वीआईपी बना करके पाकिस्तान भेजा जाता है, क्यों मुझे वीआईपी बना करके हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में बैठाया जाता है। यासीन मलिक के बयान आए खुल करके। इसलिए सरकार की ये जो इस प्रकार की नीतियां थी, इन्होंने उग्रवाद को बढ़ावा दिया, इन्होंने तमाम उग्रवादी पैदा किए, जिसका अब धीरे धीरे हिंदुस्तान के इस बदलाव के समय में अंत होता दिख रहा है। ये कौन लोग हैं जो भारत को तालिबान सीरिया बनाना चाहते हैं, शरिया के कानून चलाना चाहते हैं, जबकि भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान और कानून से चलने वाला देश है? देखिए विपिन जी, अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ा खुलासा हिंदुस्तान के अंदर हुआ, शायद आपके समक्ष वो बात आ गई होगी। पीएफआई ने अपना एक लिटरेचर जारी किया और लिटरेचर के अंदर उन्होंने एक निश्चित समय, निश्चित कालखंड के अंदर अंदर भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने का प्लान उन्होंने दिया, और वो खुलासा माननीय प्रधानमंत्री जी उनके टारगेट के ऊपर रहे। भगवान की कृपा से कुछ खराब बात हुई नहीं, वो बात पहले खुल गई, उसको हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उन्होंने कवर कर लिया, और वो तमाम जो खुलकर के बात सामने आई है, वो बात ये साबित करती है कि पीएफआई जैसे संगठन हिंदुस्तान में जो सक्रिय हैं, ये संगठन 100% बाहर के अनेकों इस प्रकार के संगठनों से ये लोग जुड़े हुए हैं, अनेकों बाहर के देशों से इनको पैसा मिलता है, और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान तो इसमें हमेशा संलग्न रहता ही है। इस प्रकार के लोगों को लिफ्ट देना, इस प्रकार के लोगों को जिंदा रखना, हिंदुस्तान में ये सब करवाना, ये तो अब धीरे धीरे अब आकर के धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद पाकिस्तान को आखिर क्या दर्द है 370 का? यही दर्द है कि पाकिस्तान अपनी उस कार्रवाई में जो भारत के खिलाफ कार्रवाई किया करता था उस पर पाबंदी लग गई, उस पर एक हद तक पाबंदी लगी है, पूरी पाबंदी भी नहीं लगी, एक हद तक पाबंदी लगी है। उसको चलते चलते वो पाबंदी जिस दिन पूरी हो जाएगी, पाकिस्तान का यही रोना है और दूसरा कोई रोना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के अंदर ऐसे बहुत मुल्क हैं जो इन लोगों को समर्थन करते हैं, इन लोगों को पैसा भेजते हैं। ये तमाम एजेंसीज इनके खाते खंगाल करके देखे गए, इनको विदेशों से फंडिंग होती हुई पाई गई, ये इसका कारण है। आप तो वायु सैनिक रहे हैं, जो लोग कानून की वर्दी पहनकर अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उन्हें उकसाते हैं, उन्हें बचाने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति किस प्रकार सज़ा का जो है, किस प्रकार की ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक कानून का पालन करने और करवाने की बात है, उदयपुर का मामला आप ले लीजिए। उदयपुर के प्रकरण में
जो विक्टिम था कन्हैया लाल, उसने सूचना दी पुलिस को कि मेरे साथ ये हो सकता है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने पर बुला करके कोई समझौता मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, वो समझौता को लिखवाया गया जिसके कानून में कोई मायने नहीं। उससे अलग जो वर्दीधारी लोग कानून का पालन नहीं करते, जो इनकी एक प्रकार से कानून का पालन ना करना भी एक्सट्रीमिस्ट की मदद करना है, जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन लोगों को बर्खास्त किया जाना चाहिए, आजीवन कारावास उनको मिलना चाहिए, कठोरतम दंड उनको जब तक नहीं मिलेगा। एक हमारे लोकल में कहावत है कि साहब अगर कानून का पालन करते करते दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई, अंग्रेजी में इसको मैं इस तरह से एक कहावत कहूँगा कि मिस्टेक्स आर ऑलवेज टू बी पेनलाइज्ड। मिस्टेक को, गलतियों को पेनलाइज नहीं किया जाएगा तो जुर्म बढ़ेगा, गलतियाँ बढ़ेंगी। इसलिए जो भी आदमी वर्दीधारी इस प्रकार की गलतियों में संलिप्त पाया जाता है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी अत्यंत आवश्यक है। आपने राजस्थान के एक अधिकारी का वो वीडियो तो ज़रूर देखा होगा जिसमें दरगाह के खादिम को वो कह रहे हैं कि आप ये बोल दीजिए कि मैंने नशा कर रखा है और आप बच जाओगे। जिस अधिकारी ने, वो मैंने वीडियो देखा है, जिस अधिकारी ने ये बात कही है कि आप ये कह दें कि मैंने नशा किया है, मैं समझता हूँ कि कोई अधिकारी, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, कोई अधिकारी इस प्रकार का बयान अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। चूँकि अधिकारी की आत्मा अगर मरती भी है तो इस सीमा तक नहीं मरती कि सामने खड़े मुलजिम को बचने का रास्ता वो बताना शुरू कर दे। ये कहीं ना कहीं वो अधिकारी निश्चित रूप से वहाँ की सरकार के प्रेशर में है, क्योंकि वहाँ की सरकार अगर कोई मुस्लिम मुलजिम पकड़ा जाता है, कोई मुलजिम मुसलमान पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहते, बचाने के रास्ते निकालना शुरू कर देते हैं। तुष्टिकरण इसी का नाम है और इसी तुष्टिकरण ने इनको बढ़ावा दिया है। हालांकि मेरा मत यह है कि उस अधिकारी के खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, लेकिन उसके जिम्मेदार इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा, उसके जिम्मेदार राजस्थान की सरकार ही मिलेगी और कोई नहीं मिल सकता। चाहे राजस्थान के उदयपुर की घटना हो या फिर महाराष्ट्र के अमरावती की घटना हो, इन घटनाओं में एक ही वर्ग के लोग सामने क्यों आते हैं? बस ये तो मैंने आपको बताया कि आप ये देखिए, मैं ये कहता हूँ कि सारे मुसलमान खराब नहीं हैं, लेकिन जितने एक्सट्रीमिस्ट हैं वो लगभग सारे मुसलमान हैं। ये दिक्कत की बात है। और वो जितने मुसलमान अपराधी हैं वो मुसलमानों में निश्चित रूप से अपवाद हैं। वो तुष्टिकरण की नीति ही उनको जिंदा रखती है। अगर वो तुष्टिकरण की नीति ख़त्म हो जाए तो वो अपवाद ख़त्म हो जाएंगे। अब ये मैं आपसे थोड़ा सा ले चलूँगा इससे हट करके। हमारे सहारनपुर जनपद में मुसलमानों का एक बड़ा संस्थान है, एक बड़े मान्यता प्राप्त एक जगह हमारे यहाँ मुसलमानों की है, जो वर्ल्ड लेवल की, वर्ल्ड फेम की एक संस्था है। उसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद की मुसलमानों में ज़बरदस्त मान्यता है। दारुल उलूम देवबंद के एक बहुत बड़े स्कॉलर ने ये बयान दिया कि नुपुर शर्मा ने जो गलती की थी उसकी माफ़ी मांग ली, और इनके जो मुसलमानों के जो पैगंबर साहब थे उन्होंने बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ किया है। इसलिए हमको चाहिए कि हम नुपुर शर्मा को माफ़ कर दें। वो भी एक मुसलमान है, वो जो ये बयान दे रहे हैं वो भी एक मुसलमान है, और मुसलमानों में इस्लाम के स्कॉलर हैं। तो ये तो समझना पड़ेगा हमें कि मुसलमानों में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जो अपवाद हैं उन अपवाद श्रेणी के लोगों के ऊपर मजबूत और ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ जब तक नहीं होंगी तब तक ये चीज़ें कंट्रोल होने वाली नहीं है। राजस्थान के उदयपुर की घटना तो चर्चाओं में आ गई क्योंकि हत्यारों ने वीडियो वायरल कर दिया था, लेकिन महाराष्ट्र के जो अमरावती में घटना हुई है वो तो जिस समय सरकार बदल गई उसके बाद लोगों के सामने आई है। तो क्या आपको लगता है कि यदि पूर्व की सरकार ही महाराष्ट्र में बनी रहती तो अमरावती की जो घटना है वो उजागर ही ना होती? पूर्व की सरकार ने तो विपिन जी उस घटना को डकैती साबित कर दिया था। पूर्व की सरकार ने तो ये कह दिया था कि वो जो अमरावती में घटना हुई है वो डकैती है, चोरी है, इस प्रकार के बयान देने शुरू कर दिए थे। मालिक ने ये कहा, घर के लोगों ने ये कहा कि एक पैसा हमारा गया नहीं, एक सामान घर से गया नहीं, तो डकैती कैसे हो गई? निश्चित रूप से अगर सरकार ना बदलती तो वही सरकार, महाविकास अघाड़ी वाली सरकार, चूँकि उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, अन्य पार्टियाँ जो इस प्रकार के तुष्टिकरण को हमेशा बढ़ावा देती रही हैं, वो उसमें शामिल थी, तो वो निश्चित रूप से वो घटना उस प्रकार से जैसे अब खुली है ना खुलती अगर सरकार ना बदलती तो।
चलिए, तो भूतपूर्व वायु सैनिक चौधरी राज सिंह माजरा जी को आपने सुना, जिन्होंने राजस्थान के उदयपुर की घटना और महाराष्ट्र के अमरावती की घटना पर अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।